हेलो एंड हाय। जैसा कि हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो आज इस लेक्चर में पूरा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का समरी और रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। मेजर्स और हीट। हीट हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which flow by virtue of temperature difference। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब दोनों बीच बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। जीरो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। यूनिट करते हैं के से, और जीरो केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एज्यूम किया जाता है कि आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो है, क्योंकि यहाँ पर रैंडम मोशन नहीं होता है। वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज एज्यूम टू बी जीरो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। रैंडम motion of particles of ideal gas stop। क्योंकि रैंडम मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रैंडम मोशन होगा और उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, वाइस वर्सा। थर्मामीटर यूज होता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, और इंस्ट्रूमेंट यूज टू measure temperature called thermometer। and the property of substance that is used to measure temperature called thermometric property। ये उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, जिसका यूज करके हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। जैसे कि पता कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो यानी उस केस में रेजिस्टेंस एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया। यदि आइडियल गैस मानते हैं तो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, मोल आइडियल गैस इक्वेशन। ये कांस्टेंट है, डायरेक्टली टी। यदि पी को कांस्टेंट मान लें तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी इस केस में
वॉल्यूम जो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया। और इस तरह थर्मोमीटर को बोलेंगे यहाँ पर वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर आइडियल गैस थर्मोमीटर। सिमिलरली यदि हम प्रेशर के बदले वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लेते हैं तो हो जाएगा P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया प्रेशर, यानी जितना प्रेशर चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज होगा। प्रेशर इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और इस तरह के थर्मोमीटर को बोलते हैं कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम आइडियल गैस थर्मोमीटर। इस केस में जो आएगा वो V1/T1 इक्वल टू V2/T2 आएगा, यानी यदि इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया हुआ है और फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है तो फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर P1/T1 इक्वल टू P2/T2, इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है और फाइनल प्रेशर यदि दिया हुआ है तो हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं फाइनल। इसी पॉइंट को ये दो वैल्यू चाहिए होता है निकालने के लिए थर्मोमीटर में, वो जनरली हम लोग रेफरेंस के लिए यूज करते हैं 2 पॉइंट सेल्सियस स्केल में। टू रेफरेंस that are used in thermometer is 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये फ्रीजिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आजकल के टाइम में आइडियल गैस थर्मोमीटर में ट्रिपल पॉइंट यूज किया जाता है। नाउ वी यूज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एज रेफरेंस। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे कि वाटर का तीनों फेज को एग्जिस्ट करता है। दिस इज द टेम्परेचर वेयर ऑल द थ्री फेज ऑफ वाटर को एग्जिस्ट। और इसका वैल्यू होता है केल्विन के टर्म में 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे प्लस स्केल कन्वर्जन। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केल कन्वर्जन। इसमें क्या करते हैं, जिस स्केल का निकालना है वैल्यू उस स्केल का रखते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट में निकालना है फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट के टर्म में जो कि होता है 32 फ़ारेनहाइट, बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट के टर्म में जो कि होता है 212 माइनस
फ्रीजिंग पॉइंट। इसको इक्वेट करते हैं, दूसरे कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे स्केल में, तो उस स्केल को 80 डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है। डिग्री सेंटीग्रेड माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सिमिलरली केल्विन के टर्म में लिखते हैं, तो केल्विन किसी स्केल को भी कंपेयर कर सकते हैं और उस स्केल का हमको 0 फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बस पता होना चाहिए। तो केल्विन ये होता है 273 फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 माइनस 273। ये इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एक स्केल से दूसरे स्केल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इक्वेशन लेटर भी एक है कि कितने फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम वैल्यू शो करता है, यानी एफ इजकल टू सी एज्यूम कर लें क्योंकि सेम न्यूक्लियर वैल्यू से कर रहा है, यानी सी ये लेके चलते हैं सी माइनस 32 बाय 212 माइनस 32 का तो 180 आएगा। सिमिलरली सी और 100 माइनस 0 100, ये 9 ये 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करते हैं तो 5c माइनस 160 इक्वल टू 9c। इसको इधर लाएंगे यदि तो जगह 4c इक्वल टू माइनस 160 कैंसिल करेंगे तो माइनस 40 इक्वल टू सी इक्वल टू एफ, यानी माइनस 40 पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू सेम होता है। इसके बाद टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन। जब भी कोई भी मेटल को हीट करते हैं तो वो उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो दूर जाना चाहता है, जिसके कारण सब मॉलिक्यूल जब दूर जाना चाहेगा यानी ओवरऑल इसका जो लेंथ होगा कोई रॉड का वो भी बढ़ना चाहेगा। इसी को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। वहीं यदि टेम्परेचर को या हीट हीट वहाँ से रिलीज हो रहा है तो सब मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर घटने के कारण नज़दीक आना चाहेगा, तो उसके कारण ओवरऑल जो लेंथ होगा रॉड का वो कम होना चाहेगा। यानी बोल सकते हैं टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू expand on changing the temperature or heating is called thermal expansion। वैसे भी नाम में भी जैसे लिखा हुआ है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल का मतलब ही होता है हीट, और हीट को मेजर कैसे करता है टेम्परेचर से। यानी हीट के कारण जो एक्सपेंशन होता है उसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। कोई मटेरियल का क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर जाना चाहता है। जब दूर जाना चाहेगा तो सभी मॉलिक्यूल जब दूर दूर होने लगेगा, पहले क्लोजली था तो छोटा था, जब दूर होना चाहेगा तो ये में थोड़ा एक्सपेंशन हो जाएगा, थोड़ा बढ़ना चाहेगा। थर्मल एक्सपेंशन 3 तरह का होता है। पहला होता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और इसको बोलते हैं 1D, क्योंकि ये लीनियर है, एक डायरेक्शन बस लेंथ बढ़ रहा है। यानी कोई जो काफ़ी पतली वायर होगी जिसका अदर 2 डायमेंशन को नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसमें जो एक्सपेंशन हीट के कारण होगा उसी को लीनियर एक्सपेंशन। यानी इसमें एक्सपेंशन को हम बस एक डायरेक्शन में एज्यूम करते हैं। एनीथिंग रॉड और वायर के केस में फॉर्मूला जो होता है, जो फाइनल लेंथ होगा वो होगा इनिशियल लेंथ प्लस इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी। ये है
चेंज इन टेम्परेचर, हीट करने के बाद जितना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है उसको, यानी यदि पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो यानी 30 माइनस 20 इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 माइनस 20 यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसी को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, तो वहाँ पर इधर जब ले आएंगे तो एल एफ माइनस एल आई टू एल आई अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इक्वल टू इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी, ये लीनियर केस में हो गया। दूसरा होता है एरिया यानी एरियल थर्मल एक्सपेंशन, यानी ये 2D में होगा। एरिया हमेशा 2D में होता है, यानी जिसका कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ ब्रेथ तो कंपेरेबल होगा, बट उसका जो भी हाइट या थिकनेस होगा वो नेग्लिजिबल होगा, यानी थिन शीट। इसका लेंथ और ब्रेथ तो कंपेरेबल होगा, बट इसका जो थिकनेस होगा वो को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके कंपेरिजन लेंथ ब्रेथ के टर्म में। यहाँ पर हम लोग एरियल एक्सपेंशन देखते हैं, और लीनियर एक्सपेंशन की ही तरह इसका ही फॉर्मूला होता है, इन फाइनल एरिया इक्वल टू इनिशियल एरिया प्लस इनिशियल इनिशियल एरिया बीटा डेल्टा टी। डेल्टा टी सेम है, यदि हीट करने पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है 20 से 30 जा रहा है तो डेल्टा टी होगा 30 माइनस 10 यानी 10, और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। यदि यहाँ पे अल्फा का यूनिट यूनिट देखें तो क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं यूनिट, यानी ई ऐड हो रहा है तो ओवरऑल जो ये वैल्यू होगा, ये वैल्यू जो ओवरऑल होगा इसका यूनिट के बराबर होगा, क्योंकि ऐड हो रहा है वैल्यू, ये है लेंथ यानी मीटर, तो इसका भी मीटर होना चाहिए, ये ऑलरेडी मीटर है, यानी ये दोनों कट के कोई यूनिट तो नहीं देना चाहिए एक्स्ट्रा, यानी यदि ये डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका पर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा ताकि कैंसिल हो जाए, एक केल्विन में है तो पर केल्विन हो जाएगा, यानी यूनिट जो होगा पर केल्विन। सिमिलरली बीटा का भी यूनिट यूनिट जो होगा पर केल्विन और पेयर पर डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली तीसरा जो होता है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम में 3D में होता है वॉल्यूम, यानी यहाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों कंपेरेबल होगा, यानी कोई भी सॉलिड बॉक्स क्यूब स्फेयर कोई भी हो, यहाँ पर उसमें जो चेंज निकालेंगे वो वॉल्यूमेट्रिक चेंज निकालेंगे। यहाँ तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, ये 3D में होगा, ये सॉलिड बॉडी जैसे कि क्यूबॉइड। यहाँ पर बस जैसे लेंथ में कुछ रिप्लेस करिए एरिया से फॉर्मूला क्या वैसे वॉल्यूम से यहाँ रिप्लेस कर देंगे, फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम प्लस इनिशियल वॉल्यूम गामा डेल्टा टी से वही है, हीट करने पर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो, ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और इसका भी यूनिट होगा पर केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा का रेशियो जो होता है वो होता है 1:2:3, यानी
बीटा का जो वैल्यू होगा 2 अल्फा और गामा का वैल्यू कर सकते हैं 3 अल्फा। बीटा को भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, गामा को अल्फा भी से भी डिनोट करते हैं यानी, और बीटा को अल्फा ए से। इस डिनोशन का मतलब एरिया, इस डिनोशन का मतलब वॉल्यूम। इन एक्सपेंशन देखें तो गैस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। फेज में देखें एक्सपेंशन इन फेज, तो गैस का एक्सपेंशन सेम टेम्परेचर डिफरेंस में ज़्यादा होगा एट सेम टेम्परेचर डिफरेंस में। गैस में से ज़्यादा होगा, उससे कम होगा लिक्विड में, उससे भी कम होगा सॉलिड में। सॉलिड को बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तब इक्वल एक्सपेंशन होगा लिक्विड के कंपेयर। गैस को थोड़ा सा हीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा दोनों कंपेरिजन में। यदि एक मेटल केस में ले, मेटल नॉन मेटल में, तो एक्सपेंशन मेटल केस में ज़्यादा होगा नॉन मेटल केस में। एक एलॉय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसको कहते हैं इनवर। एलॉय का नाम है इनवर। ये एलॉय जो बन रहा है, एलॉय होता है मतलब दो मेटल को या मेटल को मिक्स करके जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं एलॉय। यहाँ पर निकल और आयरन का यूज करते हैं और इन दोनों को मिक्स करके जो बनाते हैं उसको कहते हैं इनवर। इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन काफ़ी कम होता है। थर्मल एक्सपेंशन काफ़ी कम होता है, इज स्मॉल। सिंस अल्फा स्मॉल है तो बीटा भी स्मॉल होगा क्योंकि 2 अल्फा होता है, और सिमिलरली गामा है तो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन जो भी कम होगा कि 3 अल्फा होता है। इसका अल्फा का वैल्यू कम है यानी चेंज जो आएगा वो भी कम आएगा क्योंकि अल्फा इंटू डेल्टा टी है। जब ये स्मॉल होगा तो ओवरऑल वैल्यू भी स्मॉल होगा यानी चेंज जो होगा वो कम होगा। यानी इसी कारण लो के कारण, स्मॉल का कारण जो होता है चेंजेज भी स्मॉल आता है, रिजल्ट इन स्मॉल चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। यहाँ पर लेंथ बोल रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, इसका इस इनवर का जनरली हम लोग पेंडुलम में यूज करते हैं, क्योंकि पेंडुलम में जो टाइम पीरियड निकालते हैं, ये पेंडुलम है तो जो टाइम पीरियड निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है T=2 पाई रूट ओवर L बाई जी। ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है जी का वैल्यू। तो यानी टी का जो टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रूट ओवर एल। ये जितना चेंज होगा उतना टाइम पीरियड में वेरी होगा। यानी समर का टाइम में टेम्परेचर अलग होता है तो यहाँ पर लेंथ अलग होगा, और विंटर का टाइम में अलग टेम्परेचर होता है यानी उस टाइम लेंथ अलग होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज के कारण मानो विंटर का टाइम में 2 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच रहा है और समर के टाइम में 45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच रहा है, तो ये डेल्टा टी है 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके कारण जो चेंज होगा डेल्टा एल वो कितना हो जाएगा, इनिशियल अल्फा डेल्टा टी 43 है, यानी ये कुछ वैल्यू होगा, इसके कारण काफ़ी चेंज आएगा। तो यहाँ पे जब अल्फा को स्मॉल रखेंगे तो डेल्टा एल भी स्मॉल होगा, और जब चेंज कम होगा लेंथ में तो टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, तो ये काफ़ी कम चेंज होगा। यानी समर का टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा यानी लेंथ ज़्यादा रहेगा। लेंथ जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा यानी लेंथ ज़्यादा रहेगा, यानी टाइम पीरियड जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। टाइम पीरियड ज़्यादा होगा यानी होना चाहिए लेट बी 5 सेकेंड आइडियल केस में,
तो ये हो जाएगा 6 सेकेंड, यानी ये स्लो हो जा रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। इन पेंडुलम विल स्विंग स्लोली झूलेगा। सिमिलरली यदि विंटर केस में ले तो उल्टा हो जाएगा। विंटर केस में टेम्परेचर कम रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, कम रहता है, यानी लेंथ जो छोटा हो जाएगा, लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, यानी टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ओवर एल है, यानी टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। यानी पहले 5 आइडियली है, तो ये 4 हो जाएगा। यानी पेंडुलम फास्ट हो गया है, 4 सेकेंड में ही एक टाइम पीरियड कंप्लीट कर रहा है। पेंडुलम विल स्विंग फास्ट स्लो किसके केस में, समर के केस में, यानी एस एस समर स्लो, और फास्ट विंटर केस में उल्टा, यानी होगा विंटर में एस एस और उसका उल्टा। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं एनोमेलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। एनोमेलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वाटर के ही केस में पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। सेल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर in which when it is heated between 0 degree centigrade to 4 degree centigrade it contract। होना ये चाहिए, जब हीट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल दूर जाना चाहिए और एक्सपेंशन होना चाहिए, जो कि अदर सभी सब्सटेंस में होता है। तो जब हीट कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, जब ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो ये मॉलिक्यूल दूर जाना चाहेगा, ये होना ये चाहिए। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण H2O जो होता है कैसा होता है, एक ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, तो इसमें पार्सली नेगेटिव चार्ज होता है, पार्सली पॉजिटिव चार्ज होता है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दूसरे मॉलिक्यूल को वाटर से फिर ये ऑक्सीजन जो होगा उससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड। उसी कारण ये क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स और क्लोज आ जाता है। क्लोज आने के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, यानी वॉल्यूम डिक्रीज करता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो कांस्टेंट है हमेशा, और ये घट रहा है। घटने के कारण क्या होगा, जब ऊपर कांस्टेंट नीचे घट रहा है, ये जब घटेगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी इंक्रीजेस। का ग्राफ भी देखें, दो ग्राफ है, टेम्परेचर और इधर यदि वॉल्यूम का लें तो ये ग्राफ ऐसे बनता है। ये है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी मिनिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम ऑफ एक फिक्स मार्क्स लेते हैं, यानी 1 kg वाटर विल बी मिनिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और
यदि हम डेंसिटी का ग्राफ और टेम्परेचर का शो करने की कोशिश करें तो टेम्परेचर, ये डेंसिटी, तो ये इस तरह ग्राफ होगा, यानी डेंसिटी of 1 kg water will be maximum at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर मिनिमम वॉल्यूम होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और मैक्सिमम डेंसिटी होगा, मिनिमम वॉल्यूम एंड मैक्सिमम एंड डेंसिटी मैक्सिमम होगा एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी कभी इनको सॉल्व करने का जो प्रॉब्लम आता है भूल जाते हैं कन्वर्ट करने लीटर और सेंटीमीटर को, या मीटर को सेंटीमीटर या मीटर किसी में आ जाएगा तो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली एक एज्यूम करो, एक बॉक्स है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट 10 सेंटीमीटर का है। ये जो बॉक्स है इसमें जो फुल पानी कर देंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यही जो होल्ड करेगा वाटर, ये बॉक्स, वो 1 लीटर होगा। ये मानो बैठा लोगे तो बाद में कभी और कुछ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इससे कन्वर्ट कर लोगे। लेकिन ज़्यादा डाटा याद करने में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सिंपल रखो ताकि याद रहे। यही डेंसिटी मैक्सिमम का जो प्रॉपर्टी है वाटर में, इसी कारण उस एरिया में जहाँ पर कि वाटर लेक फ्रीज कर जाता है विंटर के टाइम में, वहाँ पर ऊपर में फ्रीज करने के बावजूद भी कोई लेक है, यहाँ पर आइस का लेयर बन चुका होगा, उसके बाद भी नीचे एक्वेटिक लाइफ सस्टेन करता है। यहाँ पर जो वाटर एग्जिस्ट करता है ये आइस होता है, बट क्योंकि डेंसिटी सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, यानी नीचे का टेम्परेचर जो होगा मैक्सिमम डेंसिटी वाला होगा, ऊपर मिनिमम डेंसिटी वाला होगा। मैक्सिमम डेंसिटी वाटर का होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी कारण इस टेम्परेचर पर एक्वेटिक लाइफ सस्टेन कर जाएगा। इजीली अभी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं और वो पढ़े हैं थर्मल स्ट्रेस। टॉपिक के नाम से ही लग रहा है, स्ट्रेस प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ थर्मल यानी हीट इक्वल थर्मल स्ट्रेस। ये कब होगा जनरेट, जब कोई बॉडी को हीट कर रहे हैं, कोई एक बॉडी है मान रॉड है, इसको हम हीट करना चाह रहे हैं, हीट करना चाह रहे हैं, तो इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा टेम्परेचर गेन करेगा तो एक्सपेंड होना चाहेगा, यानी ये लेंथ बढ़ना चाहेगा। बट इसको एक्सपेंड नहीं करने के लिए हम यहाँ पर दो वॉल लगा देंगे ताकि ये एक्सपेंड नहीं कर सके। जब ये एक्सपेंड नहीं कर सकेगा तो एक स्ट्रेस डेवलप होगा, उसी स्ट्रेस को कहेंगे थर्मल स्ट्रेस। और स्ट्रेस हम सॉन्ग में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस होता है रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस we developed due to restriction in expansion arise due to heating। ये जब नहीं बढ़ने देंगे और इसको हीट कर रहे होंगे, इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो नेचर किस नेचर का होगा, वो होगा कंप्रेसिव नेचर का। हीटिंग का टाइम में यदि हम लोग रुके हुए रहेंगे
ये कंप्रेसिव होगा क्योंकि वो बढ़ना चाह रहा है, बट ये उस इक्वली फोर्स से इधर से ये वॉल इसको कंप्रेस करना चाह रहा है। ये होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस। और जब कूल करेंगे तो टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि जब कूल करना चाहेंगे तो बॉडी छोटा होना चाहेगा। जब छोटा होना चाहेगा बॉडी छोटा होने देगा नहीं। जब छोटा नहीं होने देगा, ये कोई बॉडी है, सो जब ये कूल करेंगे तो ये छोटा होना चाहेगा, बट इसको पकड़े हुए रहेंगे यहीं से। कोई हाथ खींच रहा है और उसको हम पकड़े हुए हैं, तो उसमें कैसे जनरेट होगा? टेंसाइल की तरह जनरेट होगा। लग रहा होगा इसको ऐसे खींच रहे हैं इधर से, इक्वली खींचेंगे ताकि इसका लेंथ सेम रहे। यानी टेंसाइल डेवलप होगा यहाँ पर। कूल करेंगे और हीट करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं 100 में कि टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन और स्ट्रेस वाई, और इसको जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। यदि यदि यही स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है वो थर्मल यानी हीटिंग के कारण प्रोड्यूस हो रहा है तो थर्मल स्ट्रेस कहेंगे। यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल और स्ट्रेन जो टेम्परेचर यानी थर्मल के कारण हो रहा है। और स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमेंशन, लेंथ या एरिया जो भी, ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे चेंज इन लेंथ यदि एज्यूम करते लेंथ का केस लेते हैं, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। ये हीटिंग कारण चेंज इन लेंथ तो पता ही है, इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी बाय ओरिजिनल लेंथ। ये कैंसिल, इन स्ट्रेन हो गया अल्फा डेल्टा टी। तो थर्मल स्ट्रेस यदि निकालना चाहते हैं तो थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन का वैल्यू क्या है? अल्फा डेल्टा टी। थर्मल स्ट्रेस निकालने का होगा तो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन यंग मॉडुलस होता है। ये प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का। यहाँ थर्मल स्ट्रेस निकलता है, और थर्मल स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? स्ट्रेस है यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का न्यूटन होता है ये मीटर स्क्वायर, यानी इसका भी यूनिट सेम होगा एज सेम यूनिट जो होगा सेम एज प्रेशर। स्ट्रेस होता है रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। कभी कभी ई को ना बुक में कहीं कहीं पे वाई का टर्म में लिखता है यंग मॉडुलस, नोटेशन में यंग मॉडुलस को वाई भी लिखते हैं, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना। जो बुक में जहाँ पर होगा मतलब वही है यंग मॉडुलस। ये प्रॉपर्टी होता है कोई भी सब्सटेंस का। सम बुक
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी मतलब ये हुआ कि कितना हीट कोई भी सब्सटेंस को दिया जाए, कितना उसका कैपेसिटी है हीट का, जितना उसको दिया जाए ताकि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर यूनिट बढ़े, यूनिट टेम्परेचर का चेंज आए, उसके लिए कितना वो हीट लेगा, उसका कितना कैपेसिटी हीट लेने का यूनिट टेम्परेचर चेंज होने के लिए। बोले तो अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature by 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब कोई भी यदि यूनिट ले रहे हैं, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, तो उसमें यूनिट चेंज आए, उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उस सब्सटेंस के द्वारा। यहाँ पर टोटल मास को इंक्लूड करते हैं, यानी हीट कैपेसिटी और टोटल हीट Q इन हीट रिक्वायर्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर, यानी पर यूनिट टेम्परेचर आ जाएगा। उसके बाद होता है हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पर टोटल मास जो था, टोटल मास को कितना हीट रिक्वायर्ड है यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए, वो हीट कैपेसिटी होगा। जब पर यूनिट मास आ जाता है तो वो हो जाता है स्पेसिफिक हीट, यानी हीट कैपेसिटी को यदि मास से डिवाइड कर देंगे, यानी पर यूनिट मास आ जाएगा, उसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी 1 kg मास का 1 यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड हो। यहाँ पर जैसे 1 यूनिट है तो 1 kg मास के लिए भी, यानी अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass by 1 यूनिट। यानी इसको डिनोट करते हैं इससे, तो हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड पर यूनिट के लिए क्या करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं, पर यूनिट मास है तो मास से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर से डेल्टा टी से भी डिवाइड करेंगे। यानी यदि हीट निकालना हो कितना हीट रिक्वायर्ड है टेम्परेचर चेंज करने के लिए, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा, ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, क्या हो जाएगा एम एस डेल्टा टी। यहाँ से एस का यूनिट भी निकाल सकते हैं, क्या है, हीट है यानी एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। नीचे क्या है, मास यानी केजी है, चेंज इन टेम्परेचर यानी केल्विन है, इसको जूल पर केजी पर केल्विन हुआ, और हीट कैपेसिटी में बस जूल पर केल्विन हुआ, जूल हीट के लिए बाय केल्विन यानी जूल पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट को हीट कैपेसिटी के टर्म में यदि लिखना हो, क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट इक्वल टू हीट कैपेसिटी, उसको बस मास से डिवाइड कर रहे हैं यानी मास, तो ये टोटल हीट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में टोटल हीट होता है, टोटल हीट निकालने के लिए यूनिट मास के लिए एस है, तो एम मास के लिए कितना होगा, एम इंटू एस, ये टोटल हीट हो गया, टोटल। स्पेसिफिक हीट इसलिए निकालते हैं ताकि हमको यूनिट मास का कितना हीट रिक्वायर्ड है वो पता चल जाए। अब 1 यूनिट का पता है, यदि 10 यूनिट मास है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, इसीलिए हम लोग हमेशा स्पेसिफिक के टर्म में निकालने की कोशिश करते हैं। अब एक टर्म है मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट यानी मोल का टर्म होगा, मोलर स्पेसिफिक
हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं C से और स्पेसिफिक हीट को S से। यानी यहाँ पे हीट जो रिक्वायर्ड है, यानी हीट कैपेसिटी इन टोटल हीट और हीट पर यूनिट मोल। और हीट कैपेसिटी क्या लिखते हैं, हीट रिक्वायर्ड यानी Q बाई डेल्टा T और मोल। फॉर्मूला के हिसाब से थी डिफरेंशियल लिखना चाहिए, क्या होगा, हीट अमाउंट ऑफ हीट required to change unit temperature of unit mole। एक मोल में यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड है उसी को कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो टाइप का होता है गैस के लिए, एक को कहते हैं Cp, एक को कहते हैं Cv। ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को तो कहते हैं Cp। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यानी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम। लिक्विड के लिए, और लिक्विड के लिए Cp Cv सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर चेंज करने पे इसके वॉल्यूम में कोई ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। वाटर को इनकम्प्रेसिबल बोला जाता है, वाटर को हीट प्रेस करने पर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर Cp Cv वैल्यू जनरली लगभग सेम वैल्यू देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कैलोमेट्री। कैलोमेट्री क्या होता है, क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ हीट करते हैं, मेजर्स हीट। यहाँ पर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कैलोमेट्री जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करता है। तो पहले सिस्टम समझ लेते हैं, और ये थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगा। सिस्टम तीन तरह का होता है, शॉर्ट में ही बताएंगे। एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है ओपन सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये मास का बोले तो क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर और एक होता है एनर्जी ट्रांसफर। तो मास ट्रांसफर क्लोज सिस्टम में नहीं होगा, क्योंकि कोई क्लोज है तो उसमें मास ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वो आइसोलेटेड नहीं है, यानी उसमें एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। ओपन सिस्टम में क्योंकि वो ओपन है तो मास भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी भी ट्रांसफर होगा, इसमें एनर्जी मास ट्रांसफर नहीं होगा क्लोज सिस्टम में। बोले कुछ और लिखे कुछ। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मास ट्रांसफर होगा, क्योंकि क्लोज्ड है, आइसोलेटेड है, अलग थलग है, वो किसी से कॉन्टैक्ट में नहीं है, यानी एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होगा। ये जो कैलोरीमेट्री होता है आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जाम्पल होता है। यदि एग्जाम्पल की बात करें तीनों का, तो जैसे क्लोज सिस्टम क्या हो गया, जैसे नॉर्मल बोतल हम लोग जो यूज करते हैं पानी पीने के लिए, वो एक तरह से क्लोज सिस्टम है नॉर्मल बोतल को। क्योंकि यहाँ पर जब कैप क्लोज रहता है तो पानी तो नहीं निकलेगा, बट यदि उसमें गर्म पानी रखते हैं तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल वाटर बोतल। ओपन सिस्टम में यदि नॉर्मल वाटर बोतल है उसका कैप खोल दिए हैं तो हो गया नॉर्मल वाटर बोतल विथ कैप ओपन।
और ये एक तरह से हो गया 100% बट अप्रॉक्स में थर्मस। जैसे कि मिल्टन वाला जो होता है उसमें ना तो पानी ठंडा होता है और ना ही पानी निकलता है यदि क्लोज रहता है तो। इसी तरह का ये कैलोमीटर होता है। एक होता है बॉक्स टाइम में, इसमें टेम्परेचर थर्मामीटर लगाते हैं और एक स्टीर रहते हैं। स्टीर इसलिए रहते हैं, कोई यदि प्रोडक्ट इसमें दूसरा डालें, इसमें मानो दो प्रोडक्ट है, वन दो सेकेंड सब्सटेंस है, तो ये जो एनर्जी और मास का होगा इसी दूसरे में होगा, बाहर से कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा। मास ना तो बाहर जाएगा ना एनर्जी ट्रांसफर होगा बाहर, यानी हीट गेन और लॉस, मास तो कांस्टेंट है, तो हीट और लॉस जो होगा इसी दोनों सब्सटेंस या तीन सब्सटेंस जितना भी होगा इनसाइड बॉडी ही होगा। तो सिंपली कॉन्सेप्ट होता है हीट गेन बाय other substance is equal to heat loss by hot और वार्म सब्सटेंस। ये एक्सचेंज तब तक होते रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर कॉमन रीच ना कर जाए, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम जब तक अचीव ना हो जाए। यानी एक्सचेंज ऑफ हीट will continue till they have common temperature, that is thermal equilibrium। यहाँ पर हीट लॉस नहीं हो रहा क्योंकि बाहर हीट नहीं जा रहा। जैसे कि हम लोग थर्मस में हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को मिक्स करते हैं, तो कुछ देर के बाद जिस इंस्ट्रूमेंट डालते हैं उसमें तो ऊपर वार्म रहता है और नीचे कोल्ड रहता है। यदि हॉट वाटर डाल रहे हैं, पहले से कोल्ड वाटर है, बट कुछ देर में पूरा वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट सेम टेम्परेचर हो जाता है। इस टॉपिक जो हम लोग पढ़े हैं वो है चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट कौन सा है? स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का स्टेट कितना होता है? तीन तरह का स्टेट होता है मेनली, पढ़ते हैं हम लोग जनरली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनको बोल सकते हैं, यानी ये ये चेंज हो रहा है एक दूसरे के फेज में, इसी को कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या उल्टा रिवर्स में भी हो सकता है, उसी को कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। ट्रांजिशन ऑफ वन स्टेट फ्रॉम अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। फ्रॉम वन state of matter to another called change of state। ये ट्रांजिशन क्यों होगा? क्योंकि हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या निकाल रहे हैं। यदि वार्म है तो उसे निकाल रहे हैं, यदि कोल्ड है तो उसको हीट दे रहे हैं। हीट के एप्लीकेशन से, ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, हीट पे ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, ये वन स्टेट से अनदर स्टेट में जाता है, इसे कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मेनली तीन स्टेट एग्जिस्ट करता है मैटर का। सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं, इस प्रोसेस का नाम कहते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन।
और लिक्विड से जब गैस में जाता है तो इसको कहते हैं वेपोराइजेशन। और सॉलिड से यदि डायरेक्टली लिक्विड में गैस में चल जाए तो कहते हैं सब्लिमेशन। सिमिलरली उल्टा कस करे लिक्विड से यदि सॉलिड में जाए इसको कहते हैं फ्रीजिंग। और गैस से लिक्विड में जाए उसको कहते हैं कंडेंसेशन। और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चल जाए तो उसको कहते हैं डिपोजिशन। इस सब्लिमेशन का एग्जाम्पल कैम्फर और आयोडीन होता है, जो कि यह हवन में भी होता है, कपूर जो कहते हैं, और आयोडीन जो कि नमक में पाया जाता है। इस ग्राफ की मदद से हम लोग स्टडी करेंगे फेज चेंज ऑफ वाटर। फेज चेंज इन वाटर। यदि हम एज्यूम करते हैं कि कोई भी आइस है और वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है, पहले हम देख लेते हैं ये वाई एक्सिस में हम टेम्परेचर को डिनोट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस में हीट को, हीट जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एक्स एक्सिस में शो कर रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं उसको वाई एक्सिस में डिनोट कर रहे हैं। यदि आइस को -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लेते हैं यानी वो सॉलिड फॉर्म है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड यानी आइस यानी सॉलिड फॉर्म में है। और इसको हीट देते हैं तो हम फाइंड करते हैं कि इसका टेम्परेचर वेरी कर रहा है। और इस जब हीट दे के उसके टेम्परेचर को रीड कर रहे हैं और सभी पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं तो फाइंड कर रहे हैं ये टेम्परेचर लाइन लीनियरली वेरी कर रहा है और ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग हीट दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, उससे इस आइस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और वो तब तक इंक्रीज करता रहेगा जब तक ये आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना पहुंच जाए। फर्दर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आइस पहुंच चुका होगा और फर्दर हीट जब हम करेंगे तो देखेंगे कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट 0 डिग्री मेंटेन कर रहा है कुछ देर के लिए। इस पॉइंट पे जब फर्स्ट टाइम ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रीच करेगा तो ये कम्प्लीटली 100% सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। और फर्दर जब हीट ऐड करेंगे तो ये हीट अब टेम्परेचर इंक्रीज ना करके ये आइस के हर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगा और दूर दूर करेगा और ये फेज चेंज लिक्विड में होने लगेगा, सॉलिड से चेंज होके लिक्विड मॉलिक्यूल्स में होने लगेगा। और ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक 100% आइस ना ब्रेक कर जाए वाटर के फॉर्म में। और तब तक ये हीट जितना भी हम प्रोवाइड करेंगे ये कंप्लीट हीट यूटिलाइज होगा फेज चेंज के लिए, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये हीट जो प्रोवाइड होगा ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करके ये फेज चेंज में हेल्प करेगा। फर्दर जब 100% कन्वर्ट हो जाएगा आइस 100% लिक्विड में यानी वाटर में, फर्दर जब हीट हम प्रोवाइड करेंगे तो सेम हम फाइंड करेंगे कि ये हीट टेम्परेचर को इंक्रीज करने में मदद कर रहा है और ये टेम्परेचर इंक्रीज लीनियरली कर रहा है। और ये लीनियरली तब तक टेम्परेचर इंक्रीज होगा जब तक वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना पहुंच जाए। वंस ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा उसके बाद फर्दर जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो हीट फर्दर अब टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूटिलाइज ना होके फेज चेंज
करने में यूटिलाइज होगा। यहाँ पर 100% लिक्विड यानी वाटर का फॉर्म रहेगा और फर्दर जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके गैसेस मॉलिक्यूल्स यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा। और जब तक ये 100% वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए तब तक ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और ये हीट यूटिलाइज होगा फेज चेंज के लिए। फर्दर जब ये 100% वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो फर्दर हीट देने पर इसका टेम्परेचर सिमिलरली लीनियरली वेरी करने लगेगा। ये जो वैल्यू है 80 किलो कैलोरी पर केजी और 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ये डिनोट इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये वो हीट है जो 1 केजी वाटर को चाहिए सॉलिड से कंप्लीट लिक्विड बनने में। यानी यदि 0 डिग्री आइस है 1 केजी तो यदि हम उसको 80 किलो कैलोरी एनर्जी देंगे तो वो आइस कंप्लीटली वाटर में फॉर्म हो जाएगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा बट सॉलिड से वो लिक्विड कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली 540 किलो कैलोरी और 22.6 न्यूटन पावर 5 जूल पर केजी डिनोट कर रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी 1 केजी यदि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और उसको कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर वेपर में तो उसको हम लोगों को 540 किलो कैलोरी ऑफ हीट देना पड़ेगा। और इस एरिया में जो हीट देंगे Q इक्वल टू यहाँ पर एम एस डेल्टा टी, यानी जो हीट दे रहे हैं वो टेम्परेचर चेंज ला रहा है इस जो मास है उसमें और ये होता है स्पेसिफिक हीट। सिमिलरली यहाँ पर भी फॉलो होगा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। और इस जहाँ पर फेज चेंज हो रहा है वहाँ Q का वैल्यू होता है Q इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ, यदि फेज चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड टू फ्यूजन और लिक्विड से वेपर तो वेपोराइजेशन, यानी F और V। यानी दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूरे फेज चेंज में यूटिलाइज होगा। जब फेज चेंज हो रहा होगा तो Q इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट, और जब फेज चेंज नहीं हो रहा होगा सेम फेज में बस टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो उस टाइम Q इक्वल टू होगा एम एस डेल्टा टी, इज चेंज इन टेम्परेचर, ये स्पेसिफिक हीट। और ये मास। एक टर्म हम लोग लर्न किए हैं इस चैप्टर में जो होता है रेगुलेशन। ये टर्म आया है जब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को पढ़ रहे थे। हम लोग की एक्टिविटी से देखे थे कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स करता है ऑन प्रेशर। देखे थे कि आइस ब्लॉक था और एक थिन वायर से इस ब्लॉक के ऊपर एक थिन वायर हैंग करते हैं दो वेट को थिन वायर की मदद से। सिंस ये दोनों तरफ वेट नीचे आएगा इसमें टेंशन क्रिएट होगा और ये यहाँ से यहाँ तक कैरी करेगा इस वेट को, और इसका एरिया क्योंकि छोटा है यानी प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पॉइंट एरिया, ये स्मॉल है यानी ये प्रेशर लार्ज होगा। तो देखेंगे ये धीरे धीरे आइस को बीच से कट करने की कोशिश कर रहा होगा और ये नीचे डाउन
आएगा, बट वो नोटिस करेंगे इसके नीचे जो प्रेशर हो रहा है उसके कारण यहाँ पर जो आइस है वो मेल्ट कर जा रहा है और लिक्विड होने के कारण ये जो तीनों वायर है वो नीचे आ जाएगा और लिक्विड ऊपर आ जाएगा। सिंस अब प्रेशर इससे रिलीज हो चुका है ऊपर में, तो वो जो लिक्विड फॉर्म होके ऊपर गया था वंस अगेन वो आइस में कन्वर्ट हो चुका होगा, बट ये वायर नीचे आ चुका होगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंप्लीटली आइस से बाहर ना आ जाए। इसी प्रोसेस को ये प्रेशर हटाने के बाद आइस से लिक्विड प्रेशर के कारण बनना, और फिर जब प्रेशर रिलीज होने पे लिक्विड से आइस फॉर्म हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को रिलीज अप्लाइड, इसी प्रोसेस को कहते हैं रिगीलेशन, यानी आइस से लिक्विड और लिक्विड से आइस वापस फॉर्म होना। क्यों? प्रेशर के कारण, यानी ज़्यादा प्रेशर होने पर कम टेम्परेचर पे ही आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और फिर जैसे ही प्रेशर हटाया गया फिर वो लिक्विड आइस फॉर्म हो गया। मेल्टिंग पॉइंट यदि नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे तो उसको कहते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देखते हैं वो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। यानी यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। इन मेल्टिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। इसका एग्जांपल हम लोग खुद प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जो फ्रिज में आइस होगा उसको यदि एक प्लेट में रख देना और दूसरा सेम क्यूब को हाथ में रख के उसको प्रेस करना, तो हाथ वाला जो आइस होगा वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा विद रिस्पेक्टिव टू जो आइस क्यूब हम लोग प्लेट में रखे हुए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़े हैं वो है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हीट यानी एनर्जी, एनर्जी जो कि हीट का फॉर्म है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वन प्लेस टू अनदर प्लेस यानी कोई मीडियम से, यानी कोई ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र जो कर रहे हैं हीट को, उसी को कहते हैं हीट ट्रांसफ़र। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड हीट ट्रांसफ़र। और ये मेनली थ्री टाइप से होता है। हीट ट्रांसफ़र मेनली थ्री मोड में होता है, यानी थ्री टाइप्स होता है, थ्री तरीके से होता है। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन। सबसे पहले हम इसका यदि हम डिफरेंस देखें तीनों में, ये मीडियम, तो ये जनरली सॉलिड मीडियम में होता है। ये फ्लूइड में होता है, इन लिक्विड एंड गैस, और इसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। इसमें जो मीडियम्स का पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मोशन में होगा, नहीं होगा इसमें नो मोशन। इसमें फ्लूइड का जो पार्टिकल्स होगा वो मोशन में होगा,
और वही मोशन एक पार्टिकल्स हीट लेके दूसरे पार्टिकल्स को मोशन करके ट्रांसफ़र करेगा, यानी मोशन में होगा। इसमें सिंस मीडियम ही नहीं है तो ऐसा कोई मोशन पार्टिकल्स का होगा ही नहीं। यदि स्पीड का बात करें तो इसका स्लो होगा, इसका कंडक्शन से फास्ट होगा, ये वेरी फास्ट होगा। स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से, क्योंकि ये रेडिएशन है तो ये स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से ही हीट का ट्रांसफ़र करेगा। ये कंडक्शन को फर्दर हम थोड़ा और डिटेल में जानें तो हीट का रेट, हीट ट्रांसफ़र का रेट यानी dQ/dt का फॉर्मूला होता है KA/dT/dL, और बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। यानी कोई एक रॉड है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ dl है और टेम्परेचर dt है, तो हीट ट्रांसफर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू इंड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी जितना एरिया होगा उतना फास्ट हीट ट्रांसफ़र होगा, जितना ज़्यादा दोनों इंड का टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा स्पीड से हीट ट्रांसफ़र होगा, और जितना बड़ा होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उतना स्लो होगा हीट ट्रांसफ़र। यानी जितना छोटा होगा उतना जल्दी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी एरिया यदि 10 मीटर स्क्वायर है और एक 20 स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, इसमें ज़्यादा स्पीड से होगा। टेम्परेचर डिफरेंस यदि 20 डिग्री और 40 डिग्री का इंच का टेम्परेचर है और एक जगह 40 से 100 है, तो ये डिफरेंट डेल्टा टी यानी 60 है, इसमें ज़्यादा फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू 20 to 40, क्योंकि यहाँ डेल्टा टी 20 ही हो रहा है। यदि लेंथ कोई 1 मीटर है और कोई 50 मीटर है तो 50 मीटर में स्लो होगा और 1 मीटर में फास्ट होगा। इसी को जब एक कंबाइन करेंगे इसको तो ये होगा हीट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा टी बाई DL यानी लेंथ। इसे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगाते हैं यानी DQ के टर्म लगाते हैं और A dt/dl। इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और ये एक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, ये एक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, और ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा वो हीट आसानी से ट्रांसफ़र करेगा। इससे कॉपर का के का वैल्यू ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आयरन, इसलिए कॉपर में हीट ट्रांसफ़र आसानी से होगा एज़ कम्पेयर टू हीट ट्रांसफ़र इन आयरन। के सी यू ग्रेटर देन के एफ ई, और सेफ कंडीशन रहते हैं तो क्यू कॉपर ज़्यादा हो जाएगा क्यू एफ ई। एक टर्म न्यूमेरिकल सॉल्व करने का टाइम में आता है स्टेडी स्टेट। इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि स्टेडी यानी अब इसका कोई भी वेरिएशन टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं होगा। यानी अब टाइम स्टार्टिंग में कोई भी हीट जब होता है तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करता है।
इंक्रीज करते करते यदि मानो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, लेट भी एक कोई रॉड है, इसको जब हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो पहले ये पोर्शन हीट होगा और ये हीट होकर धीरे धीरे फर्दर टेम्परेचर इधर हीट ट्रांसफ़र होगा। बट इस पॉइंट में कुछ चेंज नहीं आएगा, पहले स्टार्टिंग से इधर होता जाएगा हीट और इस इन रीच करेगा, यानी टेम्परेचर अभी टाइम के हिसाब से हर एक पॉइंट का चेंज हो रहा है। बट एक पॉइंट आएगा जब कंटिन्यूसली हीट करते रहेंगे तो यह जितना हीट लेने का होगा लेगा और बाकी बाहर छोड़ेगा। उस टाइम के बाद ऐसा होगा कि सभी फर्दर टाइम कितना भी चेंज हो जाए, कितना भी आवर्स बढ़ा दें, यदि यहाँ पर कॉन्स्टेंट हीट दे रहे हैं और उतना उधर रिलीज हो रहा है तो टेम्परेचर सभी पॉइंट का कॉन्स्टेंट ही रहेगा। इसी को कहते हैं स्टेडी स्टेट, यानी टाइम के चेंज करने पर किसी पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, यानी स्टेडी स्टेट इसी को कहते हैं। यानी क्यू जितना दे रहे हैं क्यू आउट भी उतना ही हो रहा है। जब ये आउट उतना हो जा रहा है यानी कोई हीट एक्यूमुलेट नहीं कर रहा है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसी को कहते हैं स्टेडी स्टेट। शॉर्ट में लिख सकते हैं नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम वेरिएबल नहीं होगा। फर्दर हीट ट्रांसफर में एक न्यूमेरिकल होगा जिसमें दो डिफरेंट टाइप के रॉड को इंड टू इंड कनेक्ट कर दिया गया। ये एक तरह से सीरीज कनेक्शन हुआ, वन इंड को अदर इंड से कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज कनेक्शन हुआ। तो इसमें जहाँ पर ये कनेक्ट होगा उसका टेम्परेचर को फाइंड करने के बोला जाता है। यदि एज्यूम करते हैं कि T1 टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर इस इंड का है और इसका क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है तो ये K1 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, सिंपली इसका K2 डिफरेंट मटेरियल है और A2 है। तो T0 का जो फॉर्मूला होगा K1 T1 प्लस K2 T2 बाय K1 प्लस K2। जो यूनिट यहाँ टेम्परेचर का होगा वही यूनिट T0 का आएगा। यदि की का यूनिट सब सेम रखते हैं तो ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर का फॉर्मूला हो गया। और यदि एज्यूम करते हैं इक्विवेलेंट कोई एज्यूम करते हैं यही एक रॉड, यदि एज्यूम करें एक रॉड की तरह पूरा कंबाइंड को, तो यदि इसका क्या ऐसा के का वैल्यू एज्यूम करें ताकि इस के इतना हीट ट्रांसफ़र हो, यानी सब कुछ इसी की तरह ही दिखे इसमें, तो यहाँ पर के इक्विवेलेंट जैसे आर रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट निकालते हैं, इस तरह के इक्विवेलेंट यदि निकालते हैं तो फॉर्मूला होगा 2 K1 K2 बाय K1 प्लस K2, ये जब सीरीज में रहेगा तो। सिमिलरली यदि हम पैरेलल का केस लें, ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, यहाँ पे के इक्विवेलेंट निकालना हो तो सिंपली K1 प्लस K2 बाय 2। इस हीट ट्रांसफर को हम कंपेयर कर सकते हैं करंट से भी, यानी करंट जो आई था उसको Q और से कंपेयर कर सकते हैं, V को डेल्टा T से कंपेयर कर सकते हैं और R को देखते हैं कैसे कंपेयर होगा। Q डॉट को हम लोग लिखते हैं KA डेल्टा T टेम्परेचर इंटू लेंथ, और यहाँ पर यदि हम सबको रिप्लेस करें इसको I से, इसको V से, तो ये जो पार्ट हो गया ये R को डिनोट करेगा, यानी R थर्मल रेजिस्टेंस कह सकते हैं, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा L बाई के ए, ये किसी मटेरियल का थर्मल रेजिस्टेंस कहलाएगा, यानी हीट जो दे रहे हैं उसको कितना टेम्परेचर को रेजिस्ट करेगा बढ़ने के लिए उसको थर्मल रेजिस्टेंस करेंगे।
जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड थर्मल कंडक्टिविटी होगा। अब हम कोशिश करेंगे कन्वेक्शन को पढ़ने का। ये जनरली फ्लूइड में होगा। जैसे कि हम लोग वाटर को हीट करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग फाइंड करते हैं ये जो मैटर का पार्ट है जिस वेसल्स में रखे हैं वाटर, वो तो यहाँ जब हीट आएगा तो यहाँ लोअर पार्ट हीट होगा और अपर पार्ट हीट होगा। ये लोअर पार्ट से अपर पार्ट हीट होने में जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो तो कंडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है और हीट ट्रांसफर हो रहा है, पर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहा है, कंडक्शन हुआ। अब ये जो सबसे टच में होगा इस वेसल्स के वाटर में, वो हीट होगा। हीट होने के कारण वो एक्सपेंड होगा। जब हीट होगा एक्सपेंड होगा यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, और डेंसिटी इक्वल टू द मास पर इनटू वॉल्यूम। जैसे ही ये बढ़ेगा यानी डेंसिटी घटेगा, घटेगा डेंसिटी यानी ये ऊपर मूव करेगा, लाइटर होने के कारण ये मॉलिक्यूल्स ऊपर मूव करेगा। सिंस इसके पास हीट है और ये ऊपर मूव कर रहा है उस एरिया में जहाँ पर अदर मॉलिक्यूल्स के पास हीट इसके कंपेरिजन में कम है, तो अदर मॉलिक्यूल्स इससे हीट लेगा, ये हीट देगा। इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, हीटेड मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर मूव कर रहा है और ऊपर वाले पार्ट को हीट कर रहा है। इसी मेथड को कहते हैं कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन दो तरह से हो सकता है, एक जो कि नेचुरली होगा जो अभी हो रहा है, इसमें बस हीट कर रहे हैं और खुद ब खुद मॉलिक्यूल्स लाइट होकर ऊपर जा रहा है और ऊपर वाले कोल्ड मॉलिक्यूल्स को हीट कर रहा है, जो कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। एक प्रोसेस होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। यदि प्लेट में हम लोग कोई चपाती है उसका रखे हुए हैं और वो छोड़ दे रहे हैं, तो वो जो एयर मॉलिक्यूल्स है उस पर आ रहा है, हीट ले रहा है और वो स्लोली अपलिफ्ट होके जा रहा है और उसका हीट चपाती का ले रहा है धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। बट हम जब चाहते हैं कि जल्दी हो जाए तो उसके लिए हम लोग फ़ैन ऑन करते हैं। जब हम लोग फ़ैन ऑन करते हैं तो एक फ़ैन लेते हैं और ऑन करते हैं, तो इससे होता क्या है, ये जो नेचुरली अपने आप ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हीट लेके ऊपर जा रहा था, स्लो हो रहा था, और जब एयर मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ जाएगा तो जल्दी हीट लेगा और जल्दी मूव ऑन हो जाएगा। यानी हम लोग फोर्स कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल्स को यहाँ से जल्दी मोशन कराने के लिए, इसी को कहते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। ये बहुत तरह की एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कन्वेक्शन से का ही एग्जांपल है, जो कहते हैं सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। सी ब्रिज जनरली डेज टाइम में ही होता है। इसमें होता ये है, मान लो ये सी है और ये लैंड है। डेज के टाइम में जब सन रहता है इसका रेस आता है और ये सीज को भी हीट करता है और लैंड को भी हीट करता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो होता है वो सी का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉइल जो लैंड पे है। ये स्लो हीट होता है क्योंकि स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, यानी ये टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, यानी इसको ज़्यादा हीट चाहिए टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, यानी इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करता है एज़ कम्पेयर टू लैंड। लैंड में सॉइल होता है और जब रेस पड़ती है तो अपर पार्ट क्विकली हीटेड हो जाती है, जिसके कारण जो एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं लैंड के ऊपर वो ऊपर मूव ऑन करते हैं और इसके पीछे रह जाती है सम काइंड ऑफ वैक्यूम। जैसे कि हम जानते हैं कि एयर फ्लो करता है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यहाँ पर जब वैक्यूम क्रिएट होती है तो जो एयर सी के ऊपर रहती है, क्योंकि वो कम टेम्परेचर पे है, तो वो मूव करती है लैंड की तरफ और विंड का डायरेक्शन हो जाता है लैंड टू सी टू लैंड। और सिंस इसका टेम्परेचर कम होता है यानी कोल्ड विंड
फ्लो करने लगती है सी से लैंड की तरफ। कोल्ड विंड wind start to flow from sea to land। इसी को कहते हैं सी ब्रीज। ब्रीज यानी ठंडी हवा जो कि सी से आती है, इसको कहते हैं सी ब्रीज। सिमिलरली इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है लैंड ब्रिज, यानी लैंड से ठंडे हवा का फ्लो, फ्लो ऑफ कोल्ड एयर फ्रॉम लैंड टू सी। ये नाइट टाइम में होता है जब सन नहीं रहता है। सिंस ये डे टाइम में सी स्लोली स्लोली हीटेड हो जाता है, यानी इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जैसे ही नाइट होती है ये लैंड लैंड जो है क्विकली कूल डाउन हो जाती है। अब ये केस में सिंस इसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, ये हीट को रिलीज कर रही है स्लोली स्लोली, यानी लैंड के कंपैरिजन में ये सी जो है वो स्लोली कूल डाउन होती है, यानी टेम्परेचर जो सी के ऊपर रहेगी वो एयर की वो ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू एयर जो लैंड के ऊपर है। सिंस सी के ऊपर वार्म एयर है, ये अपवर्ड मूव करेगी और यहाँ पर वैक्यूम की तरह क्रिएट हो जाएगी, और कोल्ड एयर लैंड से सी की तरफ मूव करेगी। ये फ्लो ऑफ एयर, कोल्ड एयर एयर स्टार्ट हो जाएगी लैंड से सी की तरफ। इसी को कहते हैं लैंड ब्रिज। थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है जिसको कहते हैं रेडिएशन। इसमें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता हीट ट्रांसफर के लिए। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर हीट ट्रांसफर। ये रेडिएशन के फॉर्म में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही ट्रांसफर करती है, EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, और इसका स्पीड मैक्सिमम होता है जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट का भी स्पीड होता है। इसी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से हम लोग हीट रिसीव करते हैं स्टार और बोले तो सन से। हीट रिसीव्ड फ्रॉम सन। कोई भी, जैसे लाइट में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई भी जब लाइट आती है तो वो जब सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट करती है और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर जाती है। सेम चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी होती है और रेडिएशन में। एक होता है ब्लैक बॉडी। कोई बॉडी ब्लैक कब दिखेगा? जब उससे रिफ्लेक्टेड जो रेज होगी लाइट की वो हमारे आँख तक नहीं पहुँचेगी तो वो कोई कलर शो नहीं करेगी। जब कोई कलर शो नहीं करेगी तो हम उसको एज्यूम करते हैं वो ब्लैक है, उसी को हम लोग ब्लैक कहते हैं। यानी कोई भी रेडिएशन आएगी और 100% एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो ब्लैक होगी। यदि 100% से कम होगी तो धीरे धीरे ग्रे की तरफ मूव करेगी। यदि 100% एब्जॉर्ब हो जाती है को ब्लैक कहेंगे। और सिमिलरली यदि कोई सरफेस है उस पर जो लाइट स्ट्राइक कर रही है वो 100% रिफ्लेक्ट हो जा रही है, यानी ये वाइट लाइट आके
रिफ्लेक्ट करके व्हाइट लाइट ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है तो वो व्हाइट कलर की दिखेगी, ये सरफेस व्हाइट कलर की दिखेगी। हम लोग वही कलर को, कोई ऑब्जेक्ट का कलर वही देखते हैं जो रिफ्लेक्ट होके हमारे आइज तक पहुंचती है। यदि कोई लाइट आके सभी एब्जॉर्ब करके ओनली ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है तो ये ऑब्जेक्ट ग्रीन दिखेगी। इसी तरह से सभी बॉडी की कलर डिसाइड होती है। यदि सभी एब्जॉर्ब हो जा रही है रेडिएशन इसमें तो ये हीटेड क्विकली होगी, क्योंकि सभी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और ये हीट होगी आसानी से। और जब ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जा रही है लाइट, यानी ये एब्जॉर्ब 0% कर रही है, यानी ये हीटेड स्लोली होगी, क्योंकि ये जो लाइट का रेंज होगा वेवलेंथ का वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, यानी ये स्लोली हीटेड होगी। इसीलिए समर के टाइम में वी प्रिफर white clothes and winter के टाइम में we prefer dark color cloth। इवन जो थर्मस होती है उसका सरफेस जो शाइनिंग होती है, ये कोई थर्मस है तो इसका इंटरनल सरफेस शाइनिंग होती है, वो इसलिए ताकि जो हीट ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर चुके हैं, ताकि यहाँ पर कंडक्शन और कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर ना हो सके। सिंस रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए तो इसमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि रेडिएशन से इंटरनल हीट आउटसाइड जा सकती है। इसी को मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं, ताकि रेडिएशन के रेज रिफ्लेक्ट होके वापस सेम साइड रह सके और हीट ट्रांसफर ना हो। अनदर एग्जांपल, जो सोलर कुकर होती है उसका इंटरनल जो पार्ट होती है बॉक्स के इनसाइड वो ब्लैक रखते हैं, ताकि वो मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके और हीटेड ईजिली हो सके। ये कलर इनसाइड ये ब्लैक कलर की होती है। सोलर कुकर। यदि ब्लैक बॉडी का डिफिनेशन को हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ब्लैक बॉडी को ए बॉडी दैट एब्जॉर्ब all the radiation regardless of एंगल और फ्रीक्वेंसी। यानी जो भी रेडिएशन स्ट्राइक हो उसको एब्जॉर्ब कर लें और ये मैटर नहीं कर रहा हो कि किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है और किस एंगल पे ये स्ट्राइक कर रही है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है जब ये बॉडी ब्लैक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है सराउंडिंग से, तो जो रेडिएशन इमिटेड होता है ब्लैक बॉडी से उसी को कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। व्हेन द ब्लैक body is in thermal equilibrium with surrounding, then the radiation emitted by the body is called black
बॉडी रेडिएशन, थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, यानी ब्लैक बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो, उस टेम्परेचर पे जो रेडिएशन इमिट किया जाता है ब्लैक बॉडी के द्वारा, जो कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक टर्म होता है इमिसिटिविटी। इसका डेफिनेशन होता है अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी, अमाउंट ऑफ रेडिएशन emitted by the body to the amount of radiation emitted by the black body। सिंस ब्लैक बॉडी से मैक्सिमम रेडिएशन इमिट होता है, यानी हम बोल सकते हैं इमिसिविटी दिखाता है रिलेटिव एज कम्पेयर टू ब्लैक बॉडी कि वो दूसरा बॉडी कितना रेडिएशन इमिट कर रहा है। इसका वैल्यू जो भी होगा वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, क्योंकि एक एज्यूम कर रहे हैं ब्लैक बॉडी का। इन दोनों यदि ब्लैक बॉडी होगा तो दोनों कट जाएगा, 1 होगा, और यदि ऊपर वाला बॉडी कुछ इमिट नहीं कर रहा है तो वो 0 हो जाएगा। बट आइडियली कुछ ना कुछ इमिशन होगा और 100% ब्लैक कुछ होता है, ब्लैक बॉडी नहीं होता है, इसलिए इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होता है। इमिसिटिविटी जो होता है कोई भी मटेरियल का डिपेंड करता है मटेरियल पे, किस तरह का मटेरियल है, सरफेस का नेचर क्या है, किस वेवलेंथ का रेडिएशन है, एंगल क्या है रेडिएशन का, और टेम्परेचर। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया और देखा गया यदि एक्स एक्सिस में वेवलेंथ का वैल्यू लेते हैं और वाई एक्सिस में रेडिएंट एनर्जी लेते हैं, तो हर एक टेम्परेचर पर जब रिकॉर्ड किया गया हर एक टेम्परेचर पर एनर्जी रेडिएट करेगा, बट हर वेवलेंथ का जो रेडिएशन निकलेगा हर वेवलेंथ का अलग रेडिएंट एनर्जी होगा। एक फिक्स टेम्परेचर पे हर वेवलेंथ पे अलग रेडिएंट एनर्जी होगा, और एक फिक्स टेम्परेचर के लिए एक लैम्डा का वैल्यू होगा जहाँ पर कि रेडिएंट एनर्जी मैक्सिमम होगा उस टेम्परेचर के लिए। उस लैम्डा को यदि लैम्डा मैक्स कहते हैं, यानी लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ हुआ, जैसे कोई एक फिक्स टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर सभी वेवलेंथ पर रेडिएंट एनर्जी होगा। एक प्रॉपर एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे उस टेम्परेचर के लिए मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी होगा। इसको यदि हम लैम्डा मैक्स कहते हैं, तो जैसे टेम्परेचर अलग अलग लेंगे, यानी यदि टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसका लैम्डा मैक्स जो होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो मैक्स ज़्यादा टेम्परेचर था, वो लैम्डा मैक्स शिफ्ट करने लगेगा लेफ्ट की तरफ। लैम्डा मैक्स जो है डिक्रीजेस एज टेम्परेचर increases, T is inversely proportional to T lambda max, यदि T यदि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं तो T इक्वल टू कांस्टेंट बाय लैम्डा, यानी T इंटू लैम्डा मैक्स इक्वल टू कांस्टेंट। इसी इक्वेशन को कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इस कांस्टेंट कहते हैं वेन्स कांस्टेंट। और वेन्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है कांस्टेंट का 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन।
और ये हमेशा फिक्स रहता है, यानी बोल सकते हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज lambda max shifted लेफ्ट और lambda max decreases as temperature increases lambda max decreases। सिंस यहाँ पर यदि हम लोग के पास टी और lambda max कांस्टेंट है, यानी इसमें से एक कोई वैल्यू है हमारे पास, तो दूसरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यदि lambda max का यदि वैल्यू हम लोग के पास है तो टेम्परेचर मिल जाएगा। यदि कोई बॉडी है उसका कलर हम देखते हैं, तो कलर से हम लोग उसका वेवलेंथ एक पता कर सकते हैं कि किस कलर पर कौन सा कलर शो हो रहा है, तो उसका वेवलेंथ उसके कलर के हिसाब से आ जाएगा। यदि वेवलेंथ आ गया यानी उसका टेम्परेचर हम लोग जान सकते हैं। स्टार का जो कलर होता है, सेलेस्टियल बॉडी का जो होता है, उसका कलर देख के हम लोग जान सकते हैं उसका सरफेस टेम्परेचर कितना होगा। क्योंकि कलर जो होता है वो तो उसके सरफेस का होता है, इनसाइड का नहीं होता है। यानी सरफेस को देख के हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा। इवन डे टू डे लाइफ में ब्लैक स्मिथ को हम लोग देखते हैं और नोटिस करते हैं, जब कोई आयरन रॉड को हीट किया जाता है तो उसका कलर पहले रेड होता है, फर्दर जब हीट किया जाता है तो उसका कलर इस तरफ से चेंज होते रहता है। यानी वो उसका वेवलेंथ का जो वैल्यू होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा होता है वेवलेंथ का वैल्यू घट रहा होता है और कलर इस तरह शिफ्ट होते रहता है। यानी जब और ज़्यादा हीट करने पर ये येलोइश कलर का दिखने लगता है आयरन का बॉडी, और हीट करने पर यानी वो रेड से येलो की तरफ शिफ्ट कर गया, यानी 700 नैनोमीटर से, और इसका वैल्यू वेवलेंथ का घट गया। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका लैम्डा घट रहा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेडिएंट एनर्जी के बारे में। रेडिएंट एनर्जी क्या होता है? एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम को एच से डिनोट करते हैं, और ये एच एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। यदि कोई सरफेस ज़्यादा सरफेस एरिया बड़ा होगा तो उसका रेडिएंट एनर्जी ज़्यादा होगा। यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पावर 4, यानी कोई भी बॉडी का टेम्परेचर जितना होगा उसके पावर 4 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि जो ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर पर होगा उससे रेडिएंट एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा। और एमिसिटिविटी, उस सरफेस का एमिसिटिविटी कितना है। यदि वो डल सरफेस है तो एनर्जी कम रेडिएट करेगा, और वो शाइनिंग सरफेस है तो एनर्जी ज़्यादा रेडिएट करेगा। यदि प्रोपोर्शनलिटी सभी कांस्टेंट करें, यानी रेडिएंट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एमिसिविटी एरिया इन टेम्परेचर पावर 4। यदि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम लोग को इंसर्ट करना होगा। रेडिएंट एनर्जी इज इक्वल टू ए पावर 4, इसको कहते हैं, इस लॉ को फुल लॉ कहते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, और जिस कांस्टेंट इंसर्ट किए हैं उसको कहते हैं स्टीफन कांस्टेंट, कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और इस कांस्टेंट कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसका वैल्यू होता है, सिंस ये कांस्टेंट नहीं है, वैल्यू फिक्स होगा 5.6 टू 10⁻⁻8। ये एमिसिविटी होता है, इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, ये एरिया है और ये टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर का वैल्यू हमेशा केल्विन में रखते हैं। ये जब कोई बॉडी किसी इन्वायरमेंट में रखा हुआ रहेगा, इस बॉडी का कोई टेम्परेचर होगा, ये T1 है, और जिस इन्वायरमेंट में रखा हुआ है उसका टेम्परेचर T2 है, तो ये बॉडी कितना एनर्जी इस इन्वायरमेंट में रिलीज करेगा वो हो जाएगा
डेल्टा एच सिग्मा ए एमिसिविटी यदि दिया हुआ है, नहीं तो 1 एज्यूम करेंगे, टी टू पावर 4 ये जो बॉडी का होगा माइनस रेडिएंट एनर्जी सराउंडिंग में कितना रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। कोई भी बॉडी जो होता है वो अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को अचीव करना चाहता है। यदि कोई हॉट बॉडी है तो वो कूल होना चाहेगा, और यदि कोई कूल बॉडी है तो वो हीट गेन करके हॉट होना चाहेगा। हॉट यानी इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के इक्वल होना चाहता है। इसी टर्म में कोई बॉडी हीट रिलीज करता है या गेन करता है। यदि कोई टी का कप होगा तो वो यदि हॉट है, टी हॉट होता है तो वो हीट रिलीज करके वो एटमॉस्फेरिक और सराउंडिंग टेम्परेचर अचीव करना चाहेगा और वो हीट रिलीज करेगा। और सिमिलरली यदि वो कोल्ड ड्रिंक है, उसका टेम्परेचर कम है, तो सराउंडिंग से हीट लेके वो टेम्परेचर अपना इंक्रीज करेगा और सराउंडिंग के टेम्परेचर को अचीव करना चाहेगा। यदि यहाँ पर सिंस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ रहे हैं, यानी हीटेड बॉडी को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर आने का जो प्रोसेस है उसको पढ़ना चाहेंगे। तो इस प्रोसेस में हम देखते हैं, यदि कोई कप ऑफ टी है और उसका यदि रीडिंग लेना चाहते हैं लेंगे, तो हम नोटिस करेंगे यदि टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ बनाएं, ये टेम्परेचर और ये टाइम का ग्राफ बनाएं। स्टार्टिंग में यदि जितना टेम्परेचर है, लेट बी ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यदि 10 मिनट का इंटरवल लें, लेट बी, तो हम नोटिस करेंगे यदि पहले 70 डिग्री टेम्परेचर था, 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, तो 10 मिनट में लेट बी 60 डिग्री टेम्परेचर आया, तो नेक्स्ट 10 मिनट में ये 10 यहाँ पर चेंज हुआ, डेल्टा टी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बट इस 10 मिनट में ये 10 डिग्री चेंज ना होके डेल्टा टी यहाँ पर 8 डिग्री होगा। सिमिलरली इस 10 डिग्री में अब डेल्टा टी 7 डिग्री होगा। यानी इससे हम नोटिस कर सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर उस सब्सटेंस का सराउंडिंग टेम्परेचर के से डिफरेंस कम होते जा रहा है, वैसे वैसे टाइम यदि सेम डिग्री को एज्यूम करें तो ज़्यादा चाहिए होता है। यानी ग्राफ इस तरह से बनेगा और इक्वल टेम्परेचर अचीव करने में इन्फिनाइट टाइम लग सकता है। यानी एच डेल्टा टी चेंज घटेगा, हीट रिलीज जो होगा ये बढ़ेगा, टाइम बढ़ने लगेगा। सेम डिग्री टेम्परेचर यानी 10 डिग्री टेम्परेचर घटाना चाह रहे हैं तो उसके पहले यदि 5 मिनट लग रहा था, अब उसी डेल्टा टी के लिए अब 6 मिनट लगेगा और फिर उसी डेल्टा टी के लिए अचीव करने के लिए 7 मिनट लगेगा, और ये प्रोसेस चाहते ये इन्फिनाइट टाइम लगेगा। यानी कूलिंग रेट यानी डी क्यू बाई डी टी डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस में सराउंडिंग से फ्रॉम, यानी जितना टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग से ज़्यादा होगा उतना ही फास्ट कूल होगा। यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड कोई सब्सटेंस है और एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है तो उसका कूलिंग रेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कोई यदि सब्सटेंस 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है तो। यानी हायर विद डेल्टा टी लोअर विल बी टाइम फॉर सेम डेल्टा टी। और ये डिपेंड कर सकता है सरफेस कैसा है, सरफेस एरिया एक्सपोज्ड कैसा है, और ये डिपेंड कर सकता है नेचर ऑफ द बॉडी। यानी वो बॉडी यदि मेटल का है तो ज़्यादा हीट
अपने में रखेगा और जल्दी रिलीज भी करेगा। वही नेचर ऑफ द बॉडी पर डिपेंड कर सकता है। यानी कूलिंग रेट जो होगा यानी हीट लॉस टी इज इक्वल टू के डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी जो होता है T2 माइनस T1, ये बॉडी का टेम्परेचर और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर। ले तो इसके लिए dq हो जाएगा स्मॉल चेन। dq जो k जो आया है वो इस सब के वैल्यू के हिसाब से आया है। और हम लोग को एक और बात पता है, कोई भी हीट जो होता है कोई बॉडी का Q इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा टी। यदि स्मॉल चेंज के लिए लेते हैं तो डी क्यू इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट द मास स्पेसिफिक इन चेंज इन टेम्परेचर। यदि इसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया जाए, टाइम से डिवाइड कर दिया जाए लॉस में, तो डी क्यू बाई डी टी एम एस डी चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन टेम्परेचर टाइम। यदि इस इक्वेशन में डी क्यू पुट किया जाए तो आएगा के डेल्टा टी एम एस चेंज इन टेम्परेचर बाय टाइम। टेम्परेचर को एक साइड कर लिया जाए और टाइम को एक साइड, तो इक्वेशन बनेगा चेंज इन टेम्परेचर बाय टेम्परेचर एम इंटू एस के डी टी। इसको इंटीग्रेट किया जाए तो एल का फॉर्म आएगा और इधर के टी हो जाएगा एम एस एल एन टेम्परेचर। यानी log T2 माइनस T1 इक्वल टू के बाई एम एस, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटू टी, क्योंकि 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है। फिर दोनों से यदि एंटी लॉग लिया जाए तो T2 माइनस T1 इक्वल टू ई पर पावर, यदि इसको के मान लें कोई कॉन्स्टेंट, तो माइनस के इंटू टी, यानी फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा T1 इनिशियल टेम्परेचर यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर प्लस ई माइनस के टी। इसका जो इक्वेशन होगा वो ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक टाइप में स्टेप में होगा। और इसी को यदि लॉग कटर में ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आएगा। यदि ये टाइम है और log T2 माइनस T1, तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगा। इस पर कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें सिंस ये हीट जो लॉस हो रहा है ये लीनियरली फॉलो करता है, तो जो बॉडी का टेम्परेचर, मान लीजिए एग्जाम्पल यदि लेते हैं, कोई बॉडी कूल हो रहा है 94 डिग्री सेंटीग्रेड से 86 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका यदि हम टेम्परेचर उस इक्वेशन में डालें तो इसका एवरेज टेम्परेचर लेंगे, क्योंकि ये कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है, ये 94 डिग्री सेंटीग्रेड घट घट के 86 पे आ रहा है, तो इसका एवरेज लेते हैं 94 प्लस 86 बाई 2, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन फॉलो करे इसीलिए यहाँ पर एवरेज लिया जाता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर इक्वेशन जो यूज करते हैं वो करते हैं चेंज इन टेम्परेचर बाय टाइम जो दिया हुआ रहेगा, यानी इस 94 डिग्री सेंटीग्रेड 86 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचने में जो टाइम लगा वो टाइम यहाँ पर वही डालेंगे इक्वल टू के, जो उस बॉडी पर डिपेंड करेगा और वो वहाँ से निकाल सकते हैं, इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर जैसे इसको यदि 2 मिनट्स लगा है तो यहाँ पर हो जाएगा 94 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 86 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर हो गया, टाइम लेगा 2 मिनट लगा, के पता करना है, और डेल्टा टी में जो है T2 माइनस T1 ये सराउंडिंग टेम्परेचर हो गया,
जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, और ये जो होगा वो मीन टेम्परेचर होगा। और ये मीन टेम्परेचर, ये 90 डिग्री जो यहाँ से निकाले हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड किए 2 से, ये पुट करते हैं, यानी यहाँ पर 90 डिग्री। यहाँ पर ये वैल्यू कंप्लीट दिया हुआ है, ये भी वैल्यू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दिया हुआ रहता है, ये भी निकल जाएगा, यानी यहाँ से के आ जाएगा। और जब के आ जाएगा और फिर फर्दर बताएगा यदि हम टाइम निकालना पूछ सकता है या फिर टेम्परेचर, यदि बॉडी का टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पा रहा है, 60 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पा रहा है, 60 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पा रहा है, और यहाँ पर टाइम पता करने बोल रहा है, तो के का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, और यहाँ पे मीन टेम्परेचर दोनों ऐड करके डिवाइड 2 करेंगे, यानी 60 + 50 110/2 यानी 55 डिग्री सेंटीग्रेड, और सराउंडिंग टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड को माइनस कर देंगे, के का वैल्यू मालूम यहाँ से, यानी टी आ जाएगा। फिर से एक बार फॉर्मूला को बोल देते हैं, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है ऑफ बॉडी बाय टाइम टेकन इक्वल टू के इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी जो है वो मीन टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा, और ये अपर और लोअर लिमिट जो बॉडी कूल हो रहा है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मीन टेम्परेचर आ जाएगा। इस तरह ये चैप्टर का समरी कंप्लीट हुआ। हेल्पफुल रहा ये समरी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कोई इम्प्रूवमेंट का कुछ आइडिया दे सकें तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव ए गुड डे।